सो वेलकम बैक। आज हम इकोनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें जैसे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। एक्चुअली आज अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स हकीकत मायना में आज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले वो तो थोड़े कंसेप्चुअल चीज़ें थी। अब हम देखेंगे इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे पीपीएफ देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसके बाद हम मार्जिनल कास्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट इसी में क्लियर करेंगे। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं, जैसे सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है, कैपिटलिज्म, ये कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजन एंड थिंकिंग कि किस तरह से जो इकोनॉमिक्स डिसीजन हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हैं, ये कैसे आए हैं और कैसे चेंज हुए हैं टाइम के साथ ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड की बात अगर करें। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ मार्केट देखेंगे इसमें, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड, वैसे तो मैंने डिमांड और सप्लाई जो अच्छे से कवर किया है लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, फिर देखेंगे शिफ्ट जो होता है डिमांड कब में वो, और लॉ ऑफ सप्लाई और शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कब, ये देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ गुड्स, अगर आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हुई तो हम टाइप ऑफ गुड्स भी अलग अलग बेसिस के ऊपर, जैसे नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स हैं, नेसेसरी गुड, लग्जरीज गुड, ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं। जैसे गिफन गुड्स हैं, वेबल एंड गुड्स हैं, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये सारे गुड्स की टाइप्स हैं कि कितने टाइप ऑफ गुड्स जो हैं वो इकानमी में हम जनरली देखते हैं, जिसके बेस के ऊपर इकनॉमी के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। मतलब इस हिसाब से हम इसे सोच सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिवेशन इसी में, ठीक है। तो अगर टाइम मिला तो आज हम ये वाला भी कवर कर लेंगे, अगर ना कर सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ गुड्स कवर करेंगे। फिलहाल ये दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि हम इकनॉमिक्स में जो हकीकत मायने में इकनॉमिक्स स्टार्ट होती है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास मेन प्रॉब्लम है क्या है इकनॉमिक्स में, वो क्या है, वो है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि हमारी जो नीड्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम इकनॉमी को एक्चुअली घर की तरह भी ले सकते हैं, कि जैसे घर में बैठ के इंसान सोचता है कि मेरे पास कितनी नीड्स हैं और मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, वैसे ही एक नेशन के जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। अब उन्हीं का आंसर हम देंगे तो हमारी इकनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उनको कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो, मतलब हम उसको बेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उस रिसोर्स को बेस्ट वे में कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस लिमिटेड रिसोर्स को। उसके बाद हु डिसाइड हाउ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज, इसको डिसाइड कौन करेगा, ठीक है, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, ठीक है, क्या करना है। उसके बाद अब देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब अगर आप देखेंगे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम इसे कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कंसेप्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, पीपीएफ का, ठीक है। ये असल में चीज़ बताती क्या है पीपीएफ। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास $1000 हैं, ठीक है, या 10,000 रुपीज़ हैं, कुछ भी मान लो। अगर मेरे पास इतने, तो ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये है मेरा लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, मेरे पास इतना ही है। अब मुझे मान लो कि मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, मुझे चेयर लेनी है और मुझे क्या लेना है, टेबल लेना है, ठीक है, मुझे चेयर और टेबल लेने हैं। अब देखो अगर मैं $1000 से चेयर ख़रीदना चाहूँ तो मुझे पता है, जैसे मैंने देखा कि मुझे कितनी मिलेंगी, 100 चेयर्स मिलेंगी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे मैं 100 चेयर्स ले सकता हूँ। और इसी से अगर मैं चेयर ना लूँ बल्कि सिर्फ टेबल लूँ तो मैं वो 50 ले सकता हूँ। लेकिन ऑप्टिमल यूज़ क्या होगा कि ताकि मैं दोनों चीज़ें ले लूँ और बेस्ट तरीके से उठा सकूँ। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे चेयर 0 ली हुई है और टेबल मेरे पास 50 है, यहाँ पे 100 चेयर ले रखी हैं और यहाँ पे मेरे पास टेबल 0 है। अब मैं क्या करता हूँ कि मतलब ऐसा कि जैसे 50-25, मैं ये 25 ले लेता हूँ, ये 50 ले लेता हूँ, ये 20 ले लेता हूँ और ये 40 ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा मैं ले भी नहीं सकता ना, क्योंकि देखो उसकी कास्ट जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है वो कितने हैं, 1000। तो मेरी इन दोनों की कास्ट, मतलब अगर मैं 50 इंटू एक्स कर रहा हूँ प्लस 100 इंटू वाई कर रहा हूँ, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, तो ये इक्वेशन जो है ना ये गवर्न करती है कि हमें हकीकत में करना है क्या, मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू मेरे पास 1000, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से मेरे पास x और y मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं कितने टेबल और कितने चेयर्स लूँ। तो जब मैंने देखा, जब इसमें वैल्यूज़ डाल के देखी 1 2 3 4 करके, तो मेरे पास ये वाली लाइन बन के आती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसके अंडर की बात करूँ ऐसे, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से कोई चीज़ चूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेयर मान लो 20 है और यहाँ पे ये 30 है, ये तो मैं आराम से ले सकता हूँ।
इसके अंदर अंदर चीज़ें मेरे अपने बस में हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाऊँगा, इस लाइन से ऊपर चला जाऊँगा, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चाहता तो हूँ मैं कि मैं ये वाली चीज़ें ले लूँ, मतलब मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे ऊपर हो। यहाँ पे अगर मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया 50 और 25, मतलब 50 चेयर्स और 25 मेरे पास टेबल हैं, ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 100 हो और यहाँ पे 50 हो, चाहता तो हूँ मैं ऐसा भी, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम समझते हैं ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहा जाता है पीपीएफ, मतलब ये जो ऑप्टिमल लाइन है, ठीक है। जितने भी पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है ना, वो सारी इसी के ऊपर मौजूद हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पीपीएफ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया इसे। अब देखें, इससे ऊपर की बात करें, अगर इस ऑप्टिमल लाइन से ऊपर, ये मेरे लिए डिज़ायरेबल तो है, मैं चाहता हूँ ये, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे नीचे की बात करूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल तो आराम से है, लेकिन ये सब ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल लाइन तो मेरे लिए यही है, ठीक है। सब ऑप्टिमल का मतलब समझते हैं ना, कि मतलब ये मेरे लिए, मैं फिर बेस्ट यूज़ नहीं कर रहा ना अपने रिसोर्सेज को, तो बेस्ट यूज़ अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने के लिए मुझे इसी ऑप्टिमल लाइन के ऊपर से ही कोई पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि पीपीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल आउटपुट, कि टोटल पोटेंशियल है कितना, दैट इज़ व्हाट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। समझ आ गया आपको। उसके बाद डिफरेंट इकनॉमिस्ट, देखो बहुत सारे इकनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, उनकी डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके ऊपर, कि एक कंट्री का पीपीएफ एक्चुअली कहाँ पे लाई करना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना पीपीएफ होगा, ठीक है। और दूसरी साइड देखें तो एक्चुअल डाटा भी हमारे पास है, कि मतलब एक कंट्री एक्चुअल कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये हमारे पास डाटा है, लेकिन हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए वो पीपीएफ बता रही है, ठीक है। तो इकनॉमिस्ट क्या एडवाइस करते हैं कि जो व्हाट कैन बी डन टू रिप्लेस, हाँ, ये जो गैप है ना, हमें इसको पूरा करना है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये वाली लाइन दिखा रही है कि टोटल एक्चुअल आउटपुट, किसी कंट्री का एक्चुअल आउटपुट ये वाली लाइन दिखा रही है, ठीक है। अब ये वाली आ गई हमारी पीपीएफ, ठीक है। ये पीपीएफ वन में इसलिए मान रहा हूँ कि मान लो कुछ इकनॉमिस्ट ने बोला कि इतना होना चाहिए हमारा पीपीएफ, कुछ बोल रहे हैं कि पीपीएफ इतना होना चाहिए, तो ये पीपीएफ वन, ये पीपीएफ टू। मान लो इस फर्स्ट वाले को ही मान के चलते हैं, तो ये जो बीच का गैप है ना, एक्चुअल आउटपुट हमारा ये है, लेकिन अगर हम बेस्ट यूज़ करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, तो हमारा पीपीएफ यहाँ पे है, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अब ये जो गैप है ना, हमेशा हर एक कंट्री का यही ख्वाब होता है और यही कोशिश होती है, और इसी के ऊपर मतलब पूरे के पूरे प्लान्स बनते हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअल आउटपुट को पीपीएफ तक लेके जाएं। बात समझ रहे हैं मेरी आप। तो मतलब ये जो गैप है ना, पोटेंशियल आउटपुट, ये आ गया हमारा पोटेंशियल आउटपुट पीपीएफ, ठीक है। पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के जो बीच का गैप है ना, ये हमेशा रिड्यूस करने के लिए लगी रहती है हर एक कंट्री। अब इसी में अगर आप बात करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, मतलब उनका गैप जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत बड़ा होता है। अब और टाइम के साथ डिक्रीज़ करता है गैप। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्हें बहुत कम डिस्टेंस करना होता है अपने इसको कवर करने के लिए, ठीक है, इस गैप को कवर करने के लिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज उतने अच्छे हैं, उनके पास वो फैक्टर्स जो जो डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री का पीपीएफ मतलब कैसे अचीव किया जा सकता है, उनके पास वो फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा करने का उनके पास वो सहूलियात हैं सारी की सारी। हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज़ का मैं बता रहा था। तो जैसे हम इसमें एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, वैसे यूएसए की एग्जांपल अगर हम देखें तो यूएसए में आप देखेंगे 2000s में उनका जो पीपीएफ था और 1990s में अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा गैप उन्होंने क्लियर किया है। मेन रीज़न क्या था, वैसे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न, जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद नए रिसोर्सेज मिल जाना, तो ताकि उसकी हेल्प से वो जल्दी कवर हो जाता है गैप, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे अब ये स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है, मतलब स्टेट कौन से टाइप मतलब उनका जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है, वो भी डिफाइन करता है कि उनका पीपीएफ कितना तेज़ी से, मतलब ये जो गैप है पीपीएफ तक का, ये कैसे कितना जल्दी कवर होगा। इसी में हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस मतलब एक्चुअली होता क्या है कि उन्हें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करती है। उसी बेस के ऊपर हमने इसको मतलब इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को अलग अलग डिफाइन किया। जैसे सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे कमांड और जो कंट्रोल का इकानमी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इकानमी चलती है ना वो पूरी कंट्रोल चलती है, ठीक है, कंट्रोल और पूरा कमांड के हिसाब से। जैसे सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, देखो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
वो किसकी कस्टडी में होते हैं, किसी एक अथॉरिटी की कस्टडी में होंगे, ठीक है। और वो जो अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई डिक्टेटर हो सकता है, कोई किंग हो सकता है। तो उसे बोलेंगे हम ये है सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे सारा का सारा जो इकनॉमी का कंट्रोल है वो किसी एक अथॉरिटी के पास होगा, गवर्नमेंट के पास, डिक्टेटर के पास, या किसी के पास भी। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में फ्री मार्केट इकॉनमी भी बोलते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो हर मतलब कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, आर फ्री टू बी यूटिलाइज बाय एनी वन हु पोजेस दैम, जिसके पास वो हैं वो उसे यूज़ कर सकता है। ये आ गया कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब देखो कोई भी कंट्री ना तो पूरी की पूरी सोशलिस्ट है, ना ही पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट है, ठीक है। अब इसमें वो अलग बात है कि अप्रोचेस की बात है। जैसे मान लो हम अगर सोशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप नॉर्थ कोरिया मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चाइना मान सकते हो। चाइना सारी इस साइड नहीं है, वो कैपिटलिस्ट सॉरी, ठीक है, चाइना इस साइड आ गई, और बीच में कहीं इंडिया है हमारा जो मिक्स्ड इकानमी में आता है। मैं बताते हैं मिक्स्ड इकानमी क्या होती है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकानमी कैसी होगी, कैपिटलिस्ट कैसी होगी। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म क्या है, ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है। ये हकीकत में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, कोई कम्युनिस्ट स्टेट होगी पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि हम जो पूरा का पूरा सोशलिस्ट बन जाएंगे, पूरी की पूरी सोशलिज्म, हमने अभी देखा सोशलिस्ट का क्या है, ठीक है, पूरे के पूरे सोशलिस्ट बन जाएंगे। अब इसके लिए, ये अचीव करने के लिए ना, आपको जो भी बंदा उस कंट्री में रह रहा है हर किसी को इसलिए ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपकी जो नीड है ना सिर्फ उसी के ऊपर ही नज़रसानी करो, ठीक है, मतलब सिर्फ उसी के ऊपर ही अपनी नज़र रखो। आप जो डिज़ायर करते हो उसे भूल जाओ। ये चीज़ अगर किसी कंट्री में होगी तो वो पूरी की पूरी कम्युनलिज्म हो जाएगी, ठीक है, और ये होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी इंडिया की मिक्स्ड इकानमी की, ठीक है। अब किसी सोशलिस्ट इकानमी में, मिक्स्ड इकानमी की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में नॉट हैव द कैपेबिलिटी या द रिसोर्स, मतलब गवर्नमेंट के पास या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या उसकी विल ही नहीं है कि टू मीट द डिमांड ऑफ एवरी वन इन द इकानमी, ठीक है, कि सब के मतलब ख्याल हम खुद ही रखेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इट में चूज़ टू आउटसोर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्टन रिसोर्सेज टू प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ रिसोर्सेज को आउटसोर्स करके वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, ठीक है। अब वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई राइट हो गया है उस रिसोर्स को यूज़ करने का और वही इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि मतलब गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट को दे दिया तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तो होती ही हैं, ठीक है। इट मे जस्ट हैव बीन डेलीगेटेड दैट द राइट टू टेक दीज डिसीजंस ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कुछ डिसीजंस उन्होंने दे दिए उन्हें कि भाई आप इस कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर डिसीजन आप खुद ले सकते हो, और वो इस वजह से होता है क्योंकि मान लो कि अथॉरिटी की इनेबिलिटी होती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाती उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद ऐसी इकानमीज को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकानमी, जैसे इंडिया में है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजंस। देखो अभी तक जो हमने कवर किया है वो एक्चुअली है क्या है कि हमने देखा कि कोई भी कंट्री जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब नीड्स तो बहुत सारी हैं, उसे पूरा करने के लिए ताकि हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकें तो पीपीएफ का कंसेप्ट देखा हमने। अब ये जो पीपीएफ का कंसेप्ट है ये हर एक कंट्री में अलग अलग होगा क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग होगा, कि वो पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को साथ लेके चलता है, तो इसलिए हमने ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ कैसा है, टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई है पूरी की पूरी इकानमी। जैसे अगर हम 1700 तक की बात करें तो उस टाइम तक फिजिकल मिलिट्री स्टेट थी जिसको हम मर्केंटलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल मिलिट्री स्टेट का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी एक एरिया के ऊपर, मतलब वहाँ पे जो मेन मुद्दा होता था ना वो था अपनी जो उनके पास मिलिट्री होती थी, ठीक है। उस टाइम पे जो मिलिट्री होती थी, हम 1700s की बात कर रहे हैं, बल्कि 1700 तक की बात कर रहे हैं। उस टाइम तक जो मतलब जो इकोनॉमिक डिसीजन थे वो कौन लेता था, जो किंग होता था या जो जो भी अथॉरिटी होती थी, उसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था वो यही होता था कि हमें मिलिट्री को एक्सपेंड करना है, मतलब अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना है ताकि हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें। ये उनका मेन मुद्दा होता था, ठीक है। तो मतलब जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी उस टाइम की अगर बात करें, उस टाइम की जिसको हम मर्केंटलिज्म बोल रहे हैं, वो हकीकत में था कि वो मतलब हकीकत में क्या था, वो जो डोमेन था वो सारा का सारा किसका था, मतलब एक स्टेट का, ठीक है। एक स्टेट थी जो अपनी बाउंड्री को इसलिए बढ़ाना चाहती थी ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे हम बोलते थे फिजिकल, ये आ गया फिजिकल मिलिट्री स्टेट। 1700 तक की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मिड 1770s के बाद की बात करें अगर, तो जैसे हमें पता है एडम स्मिथ ने एक इकोनॉमिक थिंकिंग को पूरा ऑर्गेनाइज किया, मतलब इसके साथ और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए, तो उन्होंने आइडिया दिया था
लेज़ेस फेयर स्टेट का, ठीक है, लेज़ेस फेयर, LAISSEZ, लेज़ेस फेयर स्टेट। ये क्या होती है, जिसमें मतलब इसमें होता था कि इसने क्या प्रपोज किया, मतलब इस लेज़ेस फेयर स्टेट में होता क्या था, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है ना वो हम इंडिविजुअल्स पे ही छोड़ देंगे, ठीक है, कि मतलब स्टेट को उन्हें बिजनेस करने देना चाहिए अपनी मर्जी से जैसे वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब उसने बोला था कि स्टेट शुड लेट बिजनेस डू बिजनेस, ठीक है। तो अब टाइम के साथ क्या हुआ कि इसी थिंकिंग ने क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मतलब आप कह सकते हैं फॉर्म ले ली। किसकी? क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने पीछे कवर किया है वीडियो में क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था, कनीशन क्या था, ठीक है। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया और मतलब था यही कि इसमें मेन जो डिसीजंस लेंगे, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो वो हम इंडिविजुअल्स पे ही छोड़ देते हैं कि वो कैसा ले रहे हैं डिसीजन अपना, ठीक है। तो मतलब स्टेट का कम लेना देना होगा उसके साथ। अब 1930s में हमें पता है ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से क्या हुआ, अब जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो उतनी मतलब आप बोल सकते हो कि इमीडिएट सोल्यूशन नहीं दे सके कि भाई इस मतलब इस हम महामारी से, इस डिप्रेशन से लोगों को कैसे निकालें, तो उसके लिए सोल्यूशन वो नहीं दे सके। तो उस टाइम पे फिर कनेशन स्कूल डेवलप हुआ, हमें पता है। और आप अगर देखेंगे तो मतलब कनेशन ने क्या बोला था, हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। हालांकि इससे पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट तो ऐसा नहीं बोलता था। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उसने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम पे जब ऐसा डिप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो कनेशन इकनॉमिक्स, ये दो तो हमने मतलब कवर किए थे। अब उसके साथ टाइम मतलब जैसे जैसे गुजरता गया, तो मतलब अगर कनेशन का भी मान के चलें, कीन्स का, तो उसने बोला था कि गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक अपनी कैपेबिलिटी है बारो करने की, स्पेंड करने की, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि मतलब अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा स्पेंड करने लग जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये वाला प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकती है बहुत ज़्यादा मतलब देर के लिए। तो क्योंकि इसकी वजह से ना ग्रोथ के ऊपर हिंड्रेंस तो आएगी, ठीक है। कब तक गवर्नमेंट स्पेंड करती रहेगी ताकि जो पैसा है वो रोटेट होता रहे, या फिर मतलब डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कब तक मतलब अपना जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कब तक स्पेंड करती रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हमने देखा कि मतलब जब 1960s के आसपास इसकी वजह से दो प्रॉब्लम निकल के सामने आई थी, जिस वजह से फिर 60s में अलग एक सिस्टम आया। वो प्रॉब्लम क्या थी? एक तो ये थी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, एक तो मतलब इन्फ्लेशन है और साथ में पूरे का पूरा जो मतलब इकानमी है वो कोलैप्स हो रही है। मतलब इसकी वजह से, किसकी वजह से? जब गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया तो आपको पता है गवर्नमेंट जब पैसा डाल रही है, डिमांड पैदा कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अब 1960s में मतलब इसमें अमेरिका में देखा गया कि अमेरिका में क्या हुआ था, स्टैगफ्लेशन आई थी। क्या हुआ था? स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई थी, मतलब जहाँ पे इन्फ्लेशन भी है और साथ में डिप्रेशन भी है, समझ रहे हैं आप? सॉरी, मतलब इन्फ्लेशन भी है और साथ में स्टैग्नेशन भी है। इन्फ्लेशन भी हो रही है और स्टैग्नेशन भी है, ठीक है। तो उसे हम बोलते थे क्या? मतलब स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आई, तो उस टाइम पे एक मोनेटाइज स्कूल इमर्ज हुआ, ठीक है, जिसे हम मोनेटरिज्म बोलते हैं, मिनिमलिस्टिक स्टेट। इन्होंने क्या बोला कि देखो जो स्टेट है ना उसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी रहनी चाहिए। मतलब जैसे पहले हमने अगर देखा ऊपर कि पहले लोगों को दिया उन्होंने, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवीन किया, तो यहाँ भी इन्होंने क्या बोला, ये जो मोनेटाइज स्कूल इमर्ज हुआ, इसने मेन इनका मुद्दा क्या था बोलने का? इन्होंने बोला कि जो स्टेट का रोल होगा ना वो हम मिनिमम कर देंगे। सॉरी, क्या बोला कि मिनिमम, स्टेट का रोल मिनिमम होगा। और होगा कहाँ पे? स्पेशली सिर्फ एक एज ए स्टेट जो है वो एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी काम करेगी, कि मतलब उन्हें सिर्फ ये कंट्रोल करना है कि कितना मनी जो है वो इकानमी में सर्कुलेट हो रहा है। ये वाला कंसेप्ट आया 1960s में, जिसे हम मॉनेटरिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1970s 80s में वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट आ गया। वेलफेयरिज्म देखते हैं हम यहाँ पे। वेलफेयरिज्म क्या थी? वेलफेयर स्टेट किसको बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट वाज दैट स्टेट विच अज्यूम्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इट्स सिटीजन्स, ठीक है। मतलब अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो स्टेट के पास आई है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने सिटीजन्स की, और स्पेशली किस में? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। फिर उसके बाद 1990s की बात करें अगर, तो 1990s में कंसेप्ट आया था बिहेवियरल बिहेवियर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसमें क्या था कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो
हम लोगों के बिहेवियर को पढ़ के लेंगे, ठीक है, मतलब लोगों का बिहेवियर देख के फिर इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो आप ऐसा बोल सकते हो जो कस्टमर का बिहेवियर होगा, ठीक है, वो गाइड करेगा कि हमारी जो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 90s के बाद की, तो हमें पता है कि जो इकानमीज़ थी वो ज़्यादा इंटीग्रेट होने लग गई, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गई, क्योंकि हमें पता है 90s में इंडिया में भी आप बोल सकते हैं मतलब अब हुआ क्या था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई एकदम से। वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से आ गई थी, इंडिया की बात करें 90s में। तो जो इकोनॉमिक डिसीजंस थे वो मतलब कॉपरेशन के बेसिस पे लिए जाने लगे अब, कि भाई हमें फलानी कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ कैसे कॉपरेट करना है। तो अब इसी को फिर इसका 90s के बाद का जो सिस्टम चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बाद का जो अभी चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि क्या चीज़ है। अगर नहीं आया तो आप बता देना, मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर लूँगा कि एवोल्यूशन हुआ कैसे पैसिफिक ये मिलिट्री स्टेट से, क्लासिकल इकनॉमिक्स, फिर केनेशियन इकनॉमिक्स, फिर ये मॉनेटरिज्म क्या चीज़ थी, वेलफेयरिज्म, ठीक है, बिहेवियरल इकनॉमिक्स, और फिर लास्ट में आ गया हमारा इंटरनेशनलिज्म। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, वो था कंसेप्ट ऑफ मार्केट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। कंसेप्ट ऑफ मार्केट की बात करें तो देखो मार्केट है क्या है, ये तो या तो फिजिकल या वर्चुअल प्लेस होगी कोई भी, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। और वो भी किस बेस पे, म्यूचुअल एग्रीएबल प्राइस पे, ठीक है, कि मतलब दोनों के दोनों म्यूचुअली एग्री हैं कि भाई इस प्राइस के ऊपर हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, और ये फिजिकल या वर्चुअल हो सकती है प्लेस, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें अगर, तो जो डिमांड ऑफ ए गुड रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ ए बायर। देखो डिमांड हम किसको बोलते हैं, पहली बात कि जो ख़रीदने वाला है ना उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि मैं इसे परचेज़ करूँगा, और एक गिवन प्राइस के ऊपर परचेज़ करने की, ठीक है, इसे हम बोलेंगे डिमांड। अब डिमांड का मतलब ये नहीं कि वो चाहता क्या है, डिज़ायर को हम डिमांड नहीं बोलते हैं, डिमांड आ गई विलिंगनेस ऑफ ए बायर, ठीक है। अब डिमांड इज़ एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस। देखो पहली बात तो ये कि वो विलिंग होना चाहिए, ठीक है, और वो एक्सप्रेस करे कि हाँ मैं इतने पैसे में इसे ख़रीद लूँगा। अब बात ये है कि ये जो डिमांड है ना ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे गुड का प्राइस क्या होगा, उस गुड जैसे जो बाकी रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस क्या होगा, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, सीज़न पे, टेस्ट और कल्चर पे, पॉपुलेशन पे, इन सब चीज़ों से डिमांड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। अब हमें पता है डिमांड और सप्लाई ये इकानमी का सारा चीज़ को मतलब मनी को सर्कुलेट करने में डिमांड और सप्लाई का हाथ होता है। तो अब डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, हमने देखा, ठीक है। अब लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड वो बोलता है कि हमें बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, सिर्फ हम क्या चीज़ देख रहे हैं, द डिमांड फॉर ए गुड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इज प्राइस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिमांड का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, ये दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ हम प्राइस को ले रहे हैं, ठीक है, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो होता क्या है, इसे हम प्राइस मान लेते हैं और ये आ गई हमारी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है ना, द डिमांड ऑफ ए गुड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इज प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, ठीक है। ये तो होना ही है, मतलब देखो अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का तो डिमांड मतलब डिमांड तो कम होगी ही। क्यों, जैसे मान लो किसी की इनकम में जो टोटल है वो 10,000 है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया है, पहले वो मतलब 2,000 की चीज़ आराम से ख़रीद सकता था, अब इसका प्राइस बढ़ के 4,000 हो गया, तो क्या इसको ख़रीदेगा, नहीं ख़रीदेगा, तो डिमांड कम होगी नहीं हुई। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, ये था लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है ये कब होती है, जैसे मान लो अगर हम ये जो चीज़ें हमने कांस्टेंट मानी थी, अगर इनमें कुछ चेंज आएगा और इसके चेंज को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो किसी की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इनकम के बढ़ने से या कम होने से डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई कि डिमांड भी, अगर इनकम बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, उसी हिसाब से प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया, अब मान लो डिमांड फर्स्ट की कर्व और ये आ गई डिमांड सेकंड की कर्व, ठीक है। तो
ये हम बोलते हैं शिफ्ट होगी डिमांड। अब देखो इन फैक्टर्स की वजह से जो हमने कांस्टेंट माने थे उनके चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, या तो ये डाउनवर्ड होगा या ये अपवर्ड होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव में हो रही है चीज़ें या नेगेटिव में हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो डिमांड कर्व है हमारी। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। यह लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। देखो समझने की कोशिश करें, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। अब सप्लाई कौन करेगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोड्यूसर मतलब विलिंग टू प्रोड्यूस, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, एट ए गिवन प्राइस, कि इस प्राइस के ऊपर मैं इतना क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, जो मार्केट ने उसे ऑफ़र की है। ये आ गया मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझाता हूँ। ये मैंने बताया आपको कि मतलब सप्लाई क्या चीज़ है। तो सप्लाई कौन करेगा, जैसे डिमांड समझी थी वैसे सप्लाई है। सप्लाई करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर। लेकिन वो ये उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो प्रोड्यूस करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि उसे जिस प्राइस के ऊपर वो मतलब एक किस्म के सप्लाई करना चाह रहा है, अगर उसी के ऊपर वो विलिंगनेस हो जाएगा। जैसे मान लो प्रोड्यूसर चाह रहा है कि मुझे कोई चीज़ है जो मुझे वो 50 रुपीज़ में बेचनी है। ठीक है, उसका अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस 40 रुपीज़ में कवर हो रहा है, 10 रुपये वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो उसका ओवरऑल ये 50 उसके माइंड में है। ठीक है, तो इस 50 के ऊपर वो विलिंग है, लेकिन मार्केट का प्राइस जो है मान लो वो मांग रहे हैं कि हमें 30 रुपीज़ में चाहिए, तो फिर तो ये नहीं देगा ना। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई तभी जाएगी जब ये जो मतलब ये प्रोड्यूस करना चाह रहा है वो गिवन प्राइस के ऊपर ये सेटिस्फाई हो, विलिंग हो उस चीज़ को देने के लिए। अब ये जो सप्लाई है ना, ये सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के पे भी डिपेंड करती है कि उसी जैसी बाकी जो आइटम्स हैं उनका क्या प्राइस है। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पता है बहुत सारे हमारे पास, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या उनकी कास्ट में क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में, उस पर डिपेंड करता है। सप्लाई की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जिस हिसाब से चेंज होगी उसी हिसाब से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। अब होता क्या है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई में नीचे बता रहा हूँ आपको। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं कि हमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। जैसे ऊपर हमने बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रख के प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि हमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। और जो अब यहाँ पे देखना है कि जो प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है ना प्रोड्यूस करने की, वो उसने बोला कि मतलब अब ऐसे आप मान सकते हैं कि मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसमें वो इंक्रीज़ होगा प्राइस के साथ। जैसे जैसे आप प्राइस चीज़ का बढ़ेगा, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज देन द क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बी मोर। ये इंपॉर्टेंट है। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का क्या है कि ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर के ऊपर है कि जैसे जैसे चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ करेगा क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वांटिटी और ये आ गया प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे ये मान लो ये P1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, Q1। अब जैसे जैसे मान लो प्राइस बढ़ गया तो प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब आता है। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था इनकम बढ़ने से या बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हम एक फैक्टर लेके चल रहे हैं। मान लें रॉ मटेरियल बढ़ गया या कम हो गया, अगर उसका रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया या कम हो गया, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको पता है वो लो कास्ट के ऊपर बेचने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बल्कि आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं हम कि वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा। अब जैसे इसका कम होगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उस हिसाब से शिफ्ट होता है। जैसे मान लो ये वाला हमारा सप्लाई कर्व में ये S1 था और ये S2 था, ये शिफ्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कैसे शिफ्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लॉ ऑफ मार्केट। लॉ ऑफ मार्केट क्या है कि देखो मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ये एक चीज़ होती है। ये क्या चीज़ है कि देखो जब हमने क्वांटिटी जो डिमांड थी और जो क्वांटिटी सप्लाई हुई है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो मतलब ये है कि मार्केट से हमारा जो आप ऐसा बोल सकते हो, मार्केट में हमारे पास बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक मतलब म्यूचुअल एग्रीएबल प्राइस के ऊपर दोनों के दोनों रजामंद हो गए, उसके बाद मार्केट का जो प्राइस है ना मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है।
ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम पे जब आता है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पे ना जो बायर है उसको नुकसान हो रहा है और ना ही सेलर को नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो वाला जो प्राइस होगा उसे हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है, या इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसे मार्केट प्राइस बोल सकते हैं कि वो वाला प्राइस है जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई है दोनों, मतलब खरीदने वाले ने खरीद लिया और बेचने वाले ने बेच दिया, ठीक है। और अगर बाई चांस कहीं मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मान लो कि सारी की सारी क्वांटिटी नहीं, तो मार्केट खुद को खुद एडजस्ट करके वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर खुद को ले आती है, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये वाला मान लो सप्लाई की कर्व थी, मानना क्या है, ये सप्लाई की कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है कि ये बीच में जो होता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। इसी हम मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। सो आज हम टाइप्स ऑफ गुड नहीं डिस्कस कर सके, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ गुड्स डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच।